अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आपके सामने लाइव हाजिर हैं दोबारा। बहुत बड़ी खबरें आ गई हैं। एक तो खबर यह है जी कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिर गया और ऐसा बॉम्ब है कि उसने तबाही फैला के रख दी है पूरे मुल्क में। ये आपको बताएंगे कि क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ एक्चुअली, और उसके साथ कुछ सवाल और भी जुड़े हुए हैं। और वो सवाल कुछ इस तरह के हैं कि हमेशा अवाम ही कुर्बानी क्यों दे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। फिर आपको ये बताएंगे जी कि आपको अगर नाम याद हो, राजनाथ सिंह ये भारत के वजीर दाखिला हैं। खसूसियत इनकी ऐसी है कि इनकी शक्ल ही ऐसी है जैसे चला हुआ मिसाइल होता है, इस तरह की तो इनका मुंह बना हुआ। मतलब इन्होंने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। मतलब इनका ऑपरेशन संदूर नहीं खत्म हो रहा। इन्होंने फिर एक बहुत ही कोई अजीब किस्म की बात कर दी है। उसका जवाब खैर हमारे दिफा जो वजीर दिफा है उन्होंने दे भी दिया, लेकिन हम जरा और उसकी डिटेल आपको बताएंगे। प्रॉब्लम सादा सा है जी कि आपसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने किसी तरीके से हमें घसीटना है, ये अपनी आवाम को माचो मैन बन के दिखाना है कि ये देखो ये पूरी दुनिया में हीरो बन के फिर रहे हैं, हम इन्हें धमकियां दे रहे हैं। भाई शर्मिंदगी आपके लिए है, अपनी आवाम को। हाँ, हालांकि एक चीज वैसे है कि बेवकूफों को मजीद बेवकूफ बनाना आसान होता है। हाँ, इसलिए आप भारतीयों के साथ ये कर रहे हो। अंदर से कोई निकलता है यार तुम्हारे। अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। अमेरिका ने बड़ी खौफनाक धमकियां देनी शुरू कर दी हैं और जो हमले अमेरिका कर रहा है वो बहुत ही नाजायज किस्म के और शर्मनाक किस्म के हमले हैं। अब जंग के भी कुछ एथिक्स होते हैं, अमेरिका वो एथिक्स भूल गया। ये बताएंगे कि इन्होंने अब क्या किया है। उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि ईरान की तरफ से एक बड़ा तगड़ा जवाब आया है। ईरान को कहा गया था कि हम तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, तो उन्होंने भी फिर आगे से कस के जवाब दिया है। वो जवाब क्या है ये भी जानिएगा। फिर आबनाए हुर्मस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताएंगे कि आबनाए हुर्मस पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंटरनेशनली भी कि जैसे ईरान ने उसे रोका हुआ है, लेकिन दर हकीकत कुछ और है। ठीक है, वो बताएंगे कि अब ईरान ने क्या किया और बहुत बड़ा इकदाम उठा लिया। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक इल्जाम और लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से मुसलसल, और वो ये है जी कि ईरान के पास तो पावर ही खत्म हो गई। हमने एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने उनका मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, उनके ड्रोन्स तबाह कर दिए। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की है। इसके अंदर आपको बताएंगे कि बेसिकली ईरान ने क्या किया अब तक इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, और उसके बाद ये बताएंगे कि जो इल्जाम है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्या वाकई खत्म हो गया, ये जानिएगा। बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक मुल्क है और एक मुल्क है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने कहा सॉरी। ठीक है, अब ये किस बात पे सॉरी हुआ, ये क्या डिटेल है, ये भी जानिएगा। ये होंगे आज के हमारे सारे टॉपिक्स। एक रिमाइंडर आपको देता चलूं कि आपने एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना, और दूसरा आप हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मौजूद होगा। आप इसके अलावा हमारे ट्विटर लिंक को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आपको इस प्रोग्राम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मजीद बहुत सारी खबरें भी मिलेंगी। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, और पहला टॉपिक है जी कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ। अब पेट्रोल अचानक महंगा हो गया और ज़्यादा ही महंगा हो गया। मसलन अब जो पेट्रोल है वो है 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर, और उसके अंदर जो है ना 137 रुपये एक ही जंप है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा जंप लगा होगा जब से पाकिस्तान बना है। और डीजल जो है उसके अंदर 185 रुपये का फ़र्क आ गया और डीजल हो गया 520 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर। और इतना बड़ा जंप जो है मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा ऑनेस्टली। अब यहाँ पे ना दो डिबेट्स हैं। एक तो ये है कि ये देखें आबनाए हुर्मस से पाकिस्तान के टैंकर तो गुजर रहे हैं और इसके बावजूद पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल की किल्लत नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पीछे से सप्लाई जारी है। और हमारे मुकाबले में जो दूसरे मुल्क जैसे इंडिया है उसके अंदर किल्लत पैदा हो गई। उसके लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, 6-6 घंटे लोग लाइन में लग के वहाँ पे पेट्रोल खरीद रहे हैं, और वो भी गाड़ी बंद हो गई होती है तो लोग धक्का लगा के उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये सूरत इंडिया के अंदर हो गई। इसी तरह फिर फिलिपीन के अंदर देख लें, फिर ताइवान के अंदर देख लें, फिर आप इसके अलावा सारे रीजन्स के अंदर, सारे आप अफ्रीका के मुल्कों के अंदर देख लें, लैटिन अमेरिका के मुल्कों के अंदर देख लें। क्यूबा के अंदर तो तकरीबन पूरे महीने से बिजली बंद थे। बहुत ही बुरी सूरत हाल थी क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल था ही नहीं, वो जा ही नहीं रहा था ऑयल, तो उसकी वजह से वहाँ पे सारे पावर प्लांट्स बंद हो गए थे। तो यहाँ पे ये है कि तेल है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है। लेकिन पीछे से पेट्रोल महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। जब आप इंटरनेशनल मार्केट से महंगा ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो महंगा बिकेगा। दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखो कि IMF जो है ना उसने भी डंडा दिया वो पाकिस्तान को और बड़ा मजबूर किया वो उसने। और शुरू से ही ये जब पाकिस्तान था, जब IMF की तरफ से कंडीशंस लगाई गई तो उस वक्त भी पाकिस्तान जो था इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहता था। तो अब गवर्नमेंट ने एक तो बाहर जो प्राइस ज़्यादा है उसको भी उसने हवाला बनाया, और दूसरा IMF की जो धमकी है उसको भी उसके जो प्राइस क्या है उसके पर्दे के पीछे उसने वो भी फिट करने की कोशिश की। IMF सब्सिडी के खिलाफ है ना, सब्सिडी नहीं देने, सब्सिडी नहीं दे रहे, बिल्कुल वो तो मुमकिन ही नहीं ना। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में 105 रुपये लीटर पर बैरल हुआ था, बड़ा क्राइसिस आया था, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान ने प्राइसेस नहीं बढ़ने दी थी। $105 पर बैरल।
और उस वक्त भी यानी यही प्राइसेस थी जो अब तो है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई है। और उस वक्त जो है इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने दी, तो कंपैरिजन उसके साथ किया जा रहा है, बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि उस ज़माने में डॉलर की वैल्यू क्या थी वो भी तो देखो, 125 से लेके 135 रुपए, और यहाँ से आखिर में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो 178 रुपए था, और इस वक्त जो है वो 280 रुपए है। तो आपने इस 100 रुपए को भी डाल दिया उसके अंदर। तो ये जो डॉलर की प्राइस के अंदर इजाफा हुआ है, रुपया जो कमजोर हुआ है, इसको भी तो देखें ना आप। और अगर आप पीछे उसको ले जाएंगे तो फिर तो ठीक है, फिर आपको चीजें ठीक लगेंगी। आपको याद होगा 150 रुपए से 110 रुपए बढ़ना था, पेट्रोल 160 रुपए करना था, और इमरान खान ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी, जिसके बाद IMF गले पड़ गया था, बैकआउट कर गया था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से और इसी वजह से ये जो डॉलर ऊपर गया और जो सारा मसला वो तभी हुआ जब IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है यार जिसका हवाला देना बड़ा जरूरी। एक तो ये है कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। आप यहाँ डबल रोटी लेने जाएंगे ना तो वो कहेंगे जी वो प्राइस ज़्यादा हो गया, पूछेंगे क्यों, कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो। अब डबल रोटी बनाने में पेट्रोल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसपोर्ट को दुगना तिगना करके डालेंगे ना। अब अगर आपने एक बस के ऊपर सफर करते हैं तो उसको डबल कर देंगे और उसके बाद कभी भी किराया कम नहीं वापस नहीं आएगा। ये पाकिस्तान के अंदर जो ब्रूटल हमारा एटीट्यूड है ना, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो सब ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये हमारे अवाम में से लोग करेंगे, आम आदमी करेगा। वो साबुन भी महंगा कर देगा, वो माचिस भी महंगा कर देगा, वो धागा भी महंगा कर देगा, जो टायर के अंदर हवा भरने वाला है ना वो भी कर देगा। इसका मतलब तो ये ऊपर से नीचे तक सब दाव लगाते हैं। ये एक ट्रेजेडी, एक चीज़, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो मैकेनिज्म नहीं है कोई प्राइसेस को कंट्रोल करने का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं, एक चीज़। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो इशू है ना वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके अखराजात बहुत ज़्यादा। मतलब देखो, मुझसे गलती हुई जिसका मैं ओपनली एतराफ़ करता हूँ, तो ये कि मैंने एक इम्तिहान देना था, CSS कर लेता, कर भी लिया था, एक इंटरव्यू दे देता, फिर आपने छोड़ दिया, इंटरव्यू दे देता, तो उसके बाद मैं एक सरकारी दामाद बन जाता। पूरी ज़िंदगी जो थी ना मुझे टैक्स देना पड़ता, ना मैं किसी सहूलत के लिए मुझे दौड़ना पड़ता, ना मुझे गाड़ी का मसला होता, ना मुझे बच्चों की फ़ीसों का मसला होता, ना मेरे हेल्थ का मसला होता, सारी के सारा जो चीज़ें हैं, ना मुझे घर का मसला होता। हर चीज़ जो होती गवर्नमेंट मेरी मुझे पालती रहती, सब चीज़ फ्री हो। और पूरी ज़िंदगी जो है ना मैं फैसला कर लेता, कसम खाई होती कि काम नहीं मैंने करना और किसी आदमी को रिलीफ नहीं मुझसे मिलना चाहिए। हर जगह में मैं डक्का लगा के बैठ जाता है। तो अब क्योंकि वो काम नहीं किया हमने, तो अब हर चीज़ हमें परचेज करनी पड़ती है इस मुल्क में। कोई एक चीज़ बताए, सिक्योरिटी परचेज करनी पड़ेगी, घर आपको परचेज करना पड़ेगा, बच्चों की फ़ीस, अपनी हेल्थ का खर्चा, एजुकेशन जो है वो, यानी हर चीज़ जो होगी ना आपको लेनी पड़ेगी। पेट्रोल आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए बिजली फ्री है, फिर पेट्रोल फ्री है। वो एक इम्तिहान दिया ना उन्होंने। वो मसला ये जिंदगी की पूरी जिंदगी जो है ना वो एक इम्तिहान की कमाई खाता है। मजाल है, हम मेरे खिलाफ हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो ये हमेशा, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुंह से इतनी मरतबा सुना है ना कि अब इशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त आ गया। ओ भाई, इशराफिया आपके साथ बैठी हुई, पहले उनकी तो कुर्बानी ले लें। तो ये जो ट्रेजेडी है ना सिस्टम के अंदर, वो ये है कि जहाँ पे लीकेज है उसको नहीं बंद कर रहा कोई, उसको बंद नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को 2 महीनों के लिए तमाम जो, जब तक ये मामला, तमाम जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी सारी की सारी मराद सीज कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही, 2 महीनों के, ताकि इशराफिया और आम आदमी बराबर हो जाए। वही आम आदमी से, आवाम से मांगी जाती है कि आप कुर्बान होते जाओ। यार हद है वैसे, यार कितना कुर्बान होगा ये बंदा। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा जो टैक्स दे रहा होता है ना उसको और ज़बा कर देते हैं, उसे कहते हैं और इसकी जेब काट लो भाई। वो भाई सवाल ये है कि आप देते क्या उस बंदे को। साहब, जो टैक्स नेट में आ गया ना वो फंस गया, फिर उसके बाद उसी को निचोड़ी जाएंगे, उसी को और बढ़ा दे। और साहब मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट के पास, इनके बिल भी इतने ही आते होंगे तो भाई है, ठीक है। इन बिल्डिंग्स के साथ जिसके अंदर काम भी कुछ नहीं होता, जहां पे एक कमरे की जगह 20 कमरे अवेलेबल हैं और 20 कमरों में एसीज चल रहे होंगे, ठीक है, इसकी बजाय इन बिल्डिंग से कोई और काम ले लें जो पेट्रोल फ्री है आपका, मतलब चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो चाहे आपकी वफाकी गवर्नमेंट। इतनी ज्यादा गर्म मुल्क के अंदर जो है ना शीशे की बिल्डिंग्स बनी हुई है, अंदर उसकी जो कूलिंग सिस्टम है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और दूसरा ये है कि आप उसका आउटपुट देख लें, आउटपुट क्या है उसका। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़ा, ये कह रहे हैं कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम करे। भाई तनख्वाहें कम ना करे, 10,000 और बढ़ा दें, बेशक इनकी मराद खत्म कर दें उस दिन तक जब तक ये पेट्रोल वापस जो 200 रुपये। साहब, ये इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस और ये जो हाउसेज हैं, जो महल्लात हैं, ठीक है, इनका एक्सपेंस और खर्चा भी तो उतना ही है ना जो अवामी की जेब से जा रहा है फिर सारा। नहीं, वैसे वो ज़ाहिर कुछ सिंबल्स भी होते हैं ना वो मुल्क के, वो रहने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम उनके अखराजात तो कम कर देना। एक घर पूरा इस्तेमाल हो रहा है या एक म्यूजियम के तौर पे दे दें, उसका टिकट लगा, सारे बंद कर देना आप सरकारी दफ्तरों के। देखिए आज से कोई 25-30 साल पहले कहाँ होते थे एयर कंडीशन। इस्लामाबाद में आपने देखा हुआ है तमाम सेक्रेटरीज को या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके लिए पूरे इस्लामाबाद के 1 या 2 बिल्डिंग्स जिस साइज की बिल्डिंग इस्लामाबाद में, क्या वो काफी नहीं है?
क्या 100 बिल्डिंग्स चाहिए उनके लिए जितनी मौजूद हैं? वफाक ज़रा थोड़ा बड़ा होता है, उसको चाहिए होता है, वैसे पूरा उसने मुल्क को कंट्रोल करना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि गर्म इलाका है जिसके अंदर 8 महीने गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे आप आज तक वैसा आर्किटेक्चर डेवलप नहीं कर सके कि जिसके अंदर आपको गर्मी कम लगे या जिसकी कूलिंग के अंदर आपको कम खर्च उठाना पड़े। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक बार फैसला किया था जी, हम सारी जो बिल्डिंग्स है सरकारी उन सबको सोलर पे करने लगे। हो गया? नहीं हुआ, बल्कि आधी का किया है और वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, उसके ऊपर पैसे लग गए और साथ बिजली के बिल भी आ रहे हैं उनके। चौधरी साहब, इसकी वजह क्या है कि जो फैसला साज हैं, फैसला करवाने वाले हैं, वो खुद इसमें शामिल हैं? नहीं, गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं इनके अंदर, दूसरा विजन नहीं इनके अंदर, तीसरा ये है कि ये फैसला करके वापस ले लेते हैं। अब देखें ना, ये जो नेट मीटरिंग थी 6 मरतबा इसके डिसीजन के अंदर तब्दीली आई हुई। पहले आप कहते हैं सोलर ले ले, सोलर लगा ली लोगों ने, फिर कहा जी आप बिजली दे दें, गवर्नमेंट को दे दी आपने, फिर कहते बिजली वापस ले ले आप। तो अजीबो-गरीब सा है ना, कम से कम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंगापुर जो है ना एक मुल्क, उसके एक मुल्क के अंदर 37 साल से उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। और वाहिद मुल्क है जिसके अंदर अगर आपने कंपनी बनानी है तो आपकी इंश्योरेंस हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट की वजह से आपको नुकसान हुआ तो हम वो नुकसान पूरा करें। 37 साल से तो कम से कम गवर्नमेंट के अंदर तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। आपने कानून बनाया है, उसके ऊपर बजाय इसके कि अगले दिन आप बदल दें उसको। तो बहरहाल ये आवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और इसके अलावा गुजारा भी कोई नहीं है। और आने वाले दिनों में लोड शेडिंग भी होगी, याद रखें। स्टॉक एक्सचेंज मजीद क्रैश हो रही है, वो है, रेट्स बढ़ेंगे। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने जो पेट है उसको दबा के ज़िंदगी गुजारें, उसके ऊपर पत्थर बांधने आपको पड़ेंगे। पत्थर बांधने के लिए अभी से तैयार हो जाए। शाम 8-9 बजे के बाद जो है मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करें। अगर आप इनको खोलेंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ ना पेट्रोल होगा ना यहाँ पे बिजली होगी, फिर ये कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको गुजारा करना पड़ेगा और अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, वरना ये मामला बड़ा ख़राब है। आप अगर खरबपति भी हैं तो भाई अगर पेट्रोल होगा ही नहीं तो लेंगे कहाँ से, बिजली होगी नहीं तो जलाएंगे क्या। वो होता है ना, वो गरीब आदमी तो जो है वो आराम से बैठ जाता है मच्छरों के अंदर, अमीर आदमी जो है वो जनरेटर चला लेता है। भाई जनरेटर चलाने के लिए आपके पास तेल चाहिए, वो होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो तो अभी से उसको थोड़ा सा हालात को बेहतर बनाएं, राशनिंग करें, अपने सिस्टम जो है ना उसको रीएवैल्यूएट करें। बिल्कुल सही। चलें, तो बड़ी सादी सी बात है जी जो हमने आपको बता दी है कि पेट्रोल बढ़ेगा, हमें पता है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, हम आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जहां जहां से खर्चे कम हो सकते हैं उसमें आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। अवाम को ना करें, आपके अपने पास काटने के लिए और बहुत कुछ है जहां से आप पैसे कम कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। राजनाथ सिंह जिन्हें मैंने कहा जी चले हुए मिसाइल के मुंह वाले साहब, घटिया इंसान है। मुंह की बात ना किया। अच्छा चलिए, मुंह की बात नहीं करता, चले हुए मिसाइल के फेस वाले शख्स साहब जो हैं, ये इन्होंने क्या काम किया है, पाकिस्तान को फिर धमकी दे दिया। एक तो जो इन्हें हमने बेवा किया था, इन्हें अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक संदूर लगा के फिर ही जा रहे हैं और गोबर लेप इन्होंने अपने आप पे किया हुआ है। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि इस दफा इन्होंने क्या किया। राजनाथ साहब जो वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया का ऑपरेशन संदूर है वो अभी तक जारी है। साथ उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इतलात हैं कि पाकिस्तान एक मिस एडवेंचर करना चाहता है और अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई तो हम सख्त जवाब देंगे और ठीक ठाक किस्म के जवाब देंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हमारा ख्याल था कि संदूर ख़त्म हो चुका है लेकिन इनका संदूर अभी जारी है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर करना चाहता है, पाकिस्तान का दिमाग ख़राब है, इस वक्त इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पूरी तरह वो फंसा हुआ है गल्फ़ के अंदर और ईरान के अंदर, तो इस सब को और अफगानिस्तान के अंदर, इन सब को छोड़ के तो इंडिया के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे। या तो पाकिस्तान का दिमाग ख़राब हो गया या ये वाकई बेवकूफ़ हो गया, इनको अंदाज़ा नहीं है। वो मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने महसूस ये किया कि सारी दुनिया की टेंशन जो है पाकिस्तान की तरफ है, सेंटर स्टेज पे है। और दूसरा ये है कि सफारतकारी कर रहे हैं और इस वक्त बेस्ट सफारतकार जो है वो पाकिस्तान अमर्ज हुआ है। और उन्होंने कहा जी हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि हम भी थाल गिरा के ज़रा आवाज़ पैदा करते हैं, ड्रल की आवाज़ पैदा करते हैं। अब पाकिस्तान जो है उसे पहले से बता दिया था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। जितने कैदी इनकी जेलों के अंदर बंद हैं उनको निकाल के जम्मू या कश्मीर के इलाके में ले जाके वहाँ पे उनसे कोई हमला करवाएंगे पाकिस्तानी कैदियों को, और उसके बाद ये पाकिस्तान के खाते में डाल के यहाँ पे अपनी फौजों को मोबिलाइज करेंगे। इसके दो मकसद हैं। एक जो मकसद ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को भी पता चले कि इंडिया भी है, क्योंकि दुनिया भूल गई इसको। तो मोदी जो है ना वो भी दुनिया को देखे, फ़ोन करे किसी को, डोनाल्ड ट्रंप उसको फ़ोन करे कि चुप कर जा, बह जा, तुम्हारी धोती का बंदोबस्त करते हैं, अभी रह जा, इस टाइप की बातें करके ना कोई मामला सेटल करे ताकि वो मोदी के बारे में या इंडिया के खबर बने।
अच्छा, दूसरी ये है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का पट्टा चल रहा है और पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं मान रहा, तो इस साइड का महाज खोल के ना उनको रिलीफ देना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान उनके साथ मामला जो सेटल करे कि दो महाजों पर तो जो हम लड़ नहीं सकते, तीसरा जो महाज गल्फ का खुला हुआ है तो इतना ज़्यादा तो हम क्रैश हो तो जाए। सब एक रीजन और भी तो हो सकती है ना कि इनकी अवाम अब इन पे सवाल उठा रही है कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा आगे निकल गया, तुम लोगों से क्यों कुछ नहीं ये वही वजह है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दिया, उसने कहा कि अगर इंडिया ने हमारी तरफ हरकत की तो पाकिस्तान का जवाब ताकतवर होगा और फैसला कुन होगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ना वो फैसला कुन जवाब जो उनकी तरफ से भी इजहार कर दिया गया। तो राजनाथ साहब भी जो है बड़े तगड़े हैं, इस साइड से ख्वाजा साहब भी बड़े तगड़े हैं। हाँ, ये छोड़ते तो नहीं है। दोनों का डीएनए एक ही लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो जी घटिया मोदी जी, ये टॉपिक आपके लिए था, मैं भी तरस रहा था कि आपको गाली देनी है, आपने खुद ही मौका दे दिया। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। अमेरिका ने अभी क्या धमकियां दी हैं, बहुत ही घटिया काम कर रहा है ईरान के साथ और कुछ बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को इन्होंने हिट किया है जहां पे मतलब एथिकली बिल्कुल नहीं हो सकता था। जानते हैं ये क्या स्टोरी। अब क्रेच एक शहर है, ये वेस्टर्न साइड है तेहरान की, और यहाँ इन दोनों को मिलाने के लिए क्योंकि वहाँ घाटी है, बहुत ज़्यादा गहराई है और पहले ऊपर से घूम के जाना पड़ता था, 2-2.5 घंटे लग जाते थे वहाँ पहुँचने के लिए। तो फिर एक ब्रिज बनाया ईरान ने और बहुत खूबसूरत और बड़ा ब्रिज बना और इसे मशरक़ वस्ती का सबसे बड़ा ब्रिज और सबसे ऊंचा ब्रिज कहा जाता है। बहुत खूबसूरत था, मैंने खुद उसके ऊपर ट्रैवल किया हुआ। ठीक है। तो उसको आज सुबह बम मार के अमेरिका ने तोड़ दिया और तोड़ा, और ज़ाहिर बड़ी तबाही आई ना उसके साथ ही, और उसके साथ ही नीचे से ट्रैफिक गुजर रही थी, लोग थे, तो उनके लिए फिर फौरी तौर पे रेस्क्यू वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। जो ही वहाँ पे रेस्क्यू के वर्कर्स पहुँचे तो उन्होंने ऊपर से एक और बम मार दिया। अब जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो भी इसमें शहीद हो गए। पहले जो हमला था उसके अंदर 2 लोग शहीद हुए थे, अब जो है ना उनको काउंट किया जा रहा है और ज़्यादा लोग शहीद हुए। तो इस जो ब्रिज है उसकी तस्वीर ट्रुथ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे पोस्ट करके ये कहा है जी कि इससे ज़्यादा खौफनाक हम आपके साथ सलूक करेंगे अगर आपने डील ना की। तो अब ये एक साइड से देखें, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका कौन है? दुनिया की सुपर पावर है। और दूसरी साइड पे एक इंतहा दर्जे की घटिया हरकत करके जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पहला प्रेसिडेंट होगा जो एक टूटे हुए ब्रिज की तस्वीर लगा के कह रहा है कि इससे बुरा सलूक हम आपके साथ करेंगे। अब जो ब्रिज है उसका ताल्लुक तो आवाम से है ना, फौज के साथ तो नहीं है। हाँ, तो वो साथ कह रहा है कि ये डील हमारे साथ करो, यानी कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक करेंगे। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन सिटीजन को भी शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि ये उनका प्रेसिडेंट क्या कह रहा है। ये जो इन्होंने इनका रिसर्च सेंटर भी उड़ाया, 106 साल पुराना जो रिसर्च सेंटर था उसके ऊपर भी इन्होंने हिट किया। कैंसर का इलाज होता था वहाँ पे और बड़ा पुराना था और आइकॉन था वो, और पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा था वो। दुश्मनों में भी कोई गैरत हो जाए तो बहुत ही बेगैरत लोग हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों पड़ी जाती है वैसे। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे जी। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक जवाब दिया है, उनका एक अपना अंदाजा जवाब देने का, वो आपको बताते हैं। और अब नए हुरमज़ के हवाले से ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया। अच्छा, ईरानी स्पीकर जो कालीबॉफ साहब हैं, उन्होंने ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये आवाज़ उठाई थी कि हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे। अमेरिकन को ये बड़ा शौक है स्टोन एज में ले जाने का ना, ये बहुत लोगों को, बहुत मुल्कों को ये कह चुके हैं। मुशर्रफ साहब को भी शक कहा था वो, हाँ, उसको भी, अफगानिस्तान को भी कहा था। तो ये बार बार ना मेरा ख्याल है इस मुहावरे को ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके जवाब में कालीबॉफ साहब का ये कहना है कि वतन की मोहब्बत में खून और जवानियाँ लुटाने की आदत हमारी बड़ी पुरानी है। और फिर उन्होंने कहा गौर से सुने, मैं 18 साल की उम्र में था तो मैं मैदान जंग में गया, आप अगर मेरे घर की तरफ भी जाएंगे तो आपको पूरे ख़ानदान का मुकाबला करना पड़ेगा। यानी हर ईरानी ख़ानदान जो है वो तैयार बैठा हुआ है और अपना खून भी देगा और आपका मुकाबला भी करेगा, ये उनका कहने का मतलब है। अच्छा, साथ उन्होंने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी कि आवाम ने वॉलंटियर कर लिया अपने आप को और वो हमारे साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हैं। हमारे पास 70 लाख की फौज इकट्ठी होगी जो अवामी है। और क्योंकि यहाँ पे ईरान के अंदर मैंडेटरी है ना जी ये जो फौजी ट्रेनिंग है, तो लोगों को वेपन चलाने आते हैं, लोगों को बेसिक नॉलेज है फौज का। ठीक है। तो अगर 70 लाख लोग इनके पास आ जाते हैं तो अमेरिका कितनी एक फौज ले आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका फौज लाने की गलती करेगा, और अगर करेगा भी तो लिमिटेड जगहों पे करेगा, क्योंकि दूसरी साइड पे ये जो लोग हैं ये तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ओमान के साथ मिलकर ना ईरान ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, और वो प्रोजेक्ट ये है कि जो बहरी ट्रैफिक है अपना हुरमज़ में, उसकी निगरानी कैसे हो सकती है। प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि कल भी ईरान ने ऐलान किया था कि जनाब स्वाय इसराइल और अमेरिका के या उनके इत्तेहादियों के किसी भी मुल्क का अगर यहाँ से टैंकर गुजरना चाहता है तो गुजरे, अब नए हुरमज़ उसके लिए खुला हुआ है। तो ये साथ ही अब ओमान के साथ उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना लिया। अब मेरा ख्याल है दोनों मुल्क मिल के
ये मामला सेटल करेंगे ताकि अपना हुर्मस से दूसरे मुल्कों के टैंकर गुजर सके। और ये बेसिकली रिलीफ दिया जा रहा है यूरोप को, उस यूरोप को जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा। तो जो मुल्क ये ऐलान करते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उन सब के टैंकर्स को यहाँ से गुजरने की इजाज़त मिल जाएगी। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना कि ये आपने हुर्मस खोलने के लिए आए हो, तो वो एक इंप्रेशन ईरान दे रहा है कि वो खुला हुआ है, वो तो खुला ही हुआ, बंद ही नहीं है। हमने बंद ही नहीं किया, तुम्हारे लिए बंद किया। और साथ ओमान को भी मिला लिया। साथ ओमान को भी बुला लिया। तो ओमान जो है ना वो बड़ा करीबी है। वैसे ओमान मुल्क बड़ा ज़बरदस्त है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता। ठीक है। ये बेसिकली मशरक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड 500 साल से किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा, उसने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। ओमान का भी ये कमाल है कि इसने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। ठीक है। तो ये जो है ना बड़ा अच्छी मेरा ख्याल है एक मूव है ईरान की तरफ से कि ताकि उन मुल्कों को सपोर्ट किया जा सके। ऑस्ट्रिया ने भी वैसे ऐलान कर दिया ना, वो भी अब उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आपको हम अपनी फ़िज़ा से जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ऑस्ट्रिया भी आ गया। तो जो मुल्क ये ऐलान करते जा रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए अपना हुर्मस खुलती चली जाएगी, उनके लिए खुलती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलें आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है, एक बात याद रखें जी कि अगर झूठों के सर पे सींग होते तो डोनाल्ड ट्रंप 12 सिंगा होता। यकीन माने इतना बड़ा झूठा है। अब अमेरिका ने क्या अब झूठ बोला जी कि हमने तो पूरा ईरान तबाह कर दिया, उनकी सारी फोर्स खत्म कर दी। लेकिन अब आपको बताएंगे जो एक अंदर से स्टोरी आई है, एक पूरी रिसर्च स्टोरी है कि अब तक कितने मिसाइल फायर हुए और अभी जो रफ्तार थी, आप समझे जो पहले दिन से ईरान ने फायर करने शुरू किए, आज तक क्या वो रफ्तार कम हुई, ज्यादा हुई या खत्म हो गई, ये जानते हैं इस स्टोरी। अब तुर्किश एजेंसी अनातोला उसने एक फिगर्स दी है। उसने कहा है कि मिसाइल अमेरिका ये कह रहा है कि मिसाइल हमले ना होने के बराबर है, उसकी रफ्तार और उसकी तादाद के अंदर कमी आती चली जा रही है। और लेकिन उसने कहा जी हमने जब इसका एनालिसिस किया तो पता चला कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जो है उसकी सलाहियतों में मसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, किसी जगह कोई कमी नहीं आई। तो उनके पास जो डाटा था, उन्होंने कहा जी हमने सऊदी अरब से डाटा लिया, कुवैत से लिया, यूएई से लिया, बहरीन से लिया, ओमान से लिया, उर्दन से हमने डाटा लिया। और ये उनकी दफ़ा की वजारत और ख़ारजा की वजारत से ये लिया गया। और उसके साथ साथ तल अबीब का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, और उससे भी हमने डाटा इकट्ठा किया है। और साथ साथ ओपन सोर्सेज जो उनसे भी उन्होंने डाटा लिया। और उस डाटे के बाद उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से लेकर अब तक जो 2 अप्रैल तक जो टोटल हमले हुए ईरान की तरफ से वो 6770 हैं। 6770 मिसाइल और ड्रोन फायर हुए हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई है या ड्रोन्स और ये जो मिसाइल्स हैं वो यूएई के ऊपर हुए हैं। और यूएई के ऊपर 2429 जो ना इन्होंने मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं। और उसके बाद इसराइल है, इसराइल में 1365 यानी कि आधे, उससे आधे हैं ये इसने इसराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं। उसमें 600 मिसाइल हैं और 765 जो हैं ड्रोन हमले। साथ तीसरे नंबर पे कोई था जिस पे 950 इन्होंने हमले या मिसाइल और साथ साथ जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए। तो ये जो डाटा है ये बता रहा है कि एक दिन के अंदर भी कभी नहीं आई, बल्कि ईरान उसी स्पीड के साथ अटैक करता जा रहा है। ठीक है चौधरी साहब, बिल्कुल एंड में मुझे बात याद आ गई कि ये जो कुछ यूट्यूबर्स की मैं बात करता हूँ, मैंने सोचा हुआ कि जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ना तो अपनी कौम के लिए कोई एक आध बंदा एक्सपोज करते जाएं। तो एक गंदा अंडा है, मैं उसका नाम आपको बता रहा हूँ, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, किसी पार्टी का भी नहीं, छोड़ दे, चले बात तो सुन लें। उसका नाम है अलादीन। ठीक है, वैसे वो है अलादीन के चिराग के वैसा ही, बिल्कुल मुंह वैसा ही है, प्रॉपर नाम ही उसका अलादीन, उसका नाम ही अलादीन। अब वो साहब क्या कर रहे हैं, वो बड़े प्रॉपर पीटीआई को मिसगाइड करने वाले हैं कि इनकी पूरी पार्टी को वो खुद अपनी तरह से लीड करना चाह रहे हैं। अब वो सुहेल अफरीदी को गालियां दे रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठे, जहां पे वजीर आजम भी बैठे थे, बाकी लोग भी बैठे, तो आप इन लोगों के साथ बैठे क्यों? आपका मकसद सूबे को तरक्की देना या सिस्टम को सपोर्ट देना नहीं था। इनके बकौल आपका काम जो था वो तो सिस्टम को डीरेल करना और इमरान खान को बाहर लाना। वैसे इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहिए कि अलादीन साहब को चीफ मिनिस्टर बना दो। बाहर बैठा हुआ है, वापस नहीं आ रहा, नहीं बुला के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे उठाया उसको। अब उससे सुहेल अफरीदी भी बुरा लग रहा है। ठीक है चौधरी साहब, ये इनके लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि इनके साथ गलत कौन कर रहा है? ऐसा मसला नहीं है, नफरत बिकती है, ये नफरत के डॉलर मिलते हैं। अगर बंदा अमन की बात करेगा, सुकून की बात करेगा तो डॉलर नहीं मिलेंगे, व्यूज नहीं होंगे, तो नफरत बेची जा रही है। चौधरी साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत बिकती, याद रखिएगा। चौधरी साहब, हमें भी लोग सुन नहीं लेते। आप ही तो बेच ही रहे हैं ना नफरत। नहीं, मैं नफरत नहीं बेच रहा, मैं एक्सपोज कर देता हूं जो नफरत बेच रहा होता है उससे, जैसे मैंने इस शख्स को किया। पर मेरी कोशिश जारी रहेगी जी, पीटीआई हो या कोई भी हो, हैं तो हमारे ही कौम के लोग सारे, तो पाकिस्तानियों इस तरह के लोगों को पहचानो जो आपके दरमियान में रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।